चलिए, so last class में we had seen about partitioning, horizontal and vertical partitioning, and this is a very basic structure used while creating modules. Uh, so today we'll uh, continue with the design concepts, which is data structures. So data structures का मतलब है the way in which the data is going to be processed, the algorithms that are used that will be used to process the data. So the data structures जो है कहना चाहिए था it is the core of the design part क्योंकि इसी में data manipulation होता है. So it has a very important impact. It is very important and it has a very high impact on the complexity and efficiency. क्योंकि जो डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है वो एफिशिएंट होना चाहिए, वो बहुत ही जो है फास्ट होना चाहिए, मेमोरी कंजम्पशन कम होना चाहिए. ये सब चीज़ें देखते हुए ही डेटा स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है. तो फंडामेंटल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट में जो डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because the way in which the data is going to be manipulated inside the system is governed by the data structure we are using. So when you will learn further data structures में आप शायद इस सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे. There are various kinds of data structures used to manipulate data, to store data, to retrieve data, to search from the data structure. तो बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब चीज़ें देखते हुए डिज़ाइंस बनाए जाते हैं सो दैट द डेटा स्ट्रक्चर्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट आर वेरी एफिशिएंट एंड दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव एंड कंज्यूम लेस मेमोरी एंड दे आर वेरी फास्ट. तो डेटा स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन होता है वेरी क्रिटिकल होता है और ये पूरे सिस्टम का कॉम्प्लेक्सिटी को भी गवर्न करता है. इफ द डेटा स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स देन नेचुरली सिस्टम जो है उसको जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा कोडिंग के थ्रू तो परेशानियां और दिक्कतें आएंगी और वो फ्लेक्सिबल भी नहीं होगा. तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए, ये भी ज़रूरी होता है. So all these points are to be considered when we are trying to design a data structure for the project. Next है information hiding. Information hiding is a very important thing to be done because जो भी data होता है that is crucial to the entire software. So any data which is flowing free can be hacked or can be corrupted. So to avoid that, we need some procedure to hide data. तो एब्स्ट्रैक्शन जो हम यूज करते हैं तो डेटा हाइडिंग उसमें इम्प्लिसिट हो जाता है. और इंफॉर्मेशन हाइडिंग को मेनली जो इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग जनरली यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे जो डेटा पार्ट होता है उसको हम हाइड कर देते हैं फ्रॉम आउटसाइड एक्सेस. तो वो एक बहुत क्रिटिकल एक्टिविटी होती है इंफॉर्मेशन हाइडिंग की. तो वी डोंट वांट द डेटा टू बी एक्सेस टू एनीबडी who is not authorized to access the data. Only authorized people can access data. For that we need the process of information hiding. तो जब डिजाइन बनाए जाते हैं तो इसका खास ध्यान दिया जाता है that the data is hidden from unauthorized or unwanted access. ठीक, तो मॉड्यूलर डिजाइन के वक्त ही इसको ध्यान दिया जाता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है. तो जो डेटा स्ट्रक्चर्स हम यूज करेंगे उस पर जो डेटा फ्लो होगा वो भी एक्सपोज्ड नहीं होना चाहिए. वो ऐसा होना चाहिए कि वो प्रोटेक्टेड रहे, उसका एक्सेस जो है वो प्रोटेक्टेड रहे. तो ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से हम करते हैं. जैसे एग्जांपल मैंने बताया क्लास और ऑब्जेक्ट से एक एग्जांपल है, उसको यूज़ करके किया जा सकता है. तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं. अभी जो अपन ने देख लिया फंडामेंटल डिजाइन कॉन्सेप्ट, ये 8 पॉइंट्स अपन ने देखे थे. All the 8 points, please revise them. If there is any question in your mind, please ask. Next जो
टॉपिक हम देखेंगे दैट इज मॉड्यूल्स एंड मॉड्यूलराइजेशन क्राइटेरिया। अभी जितना भी हम डिस्कशन कर रहे थे वो मॉड्यूलर डिजाइन पे ही कर रहे थे। तो मॉड्यूल्स और मॉड्यूलराइजेशन क्राइटेरिया एक कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करना जरूरी होता है व्हाइल डिजाइनिंग मॉड्यूल्स। अब पहले तो समझे कि मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है। मॉड्यूलराइजेशन जो है एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पूरे सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम हम बनाने वाले हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक द सॉफ्टवेयर सिस्टम डिवाइड इनटू मल्टीपल यूनिट्स। इट इज लाइक dividing the problem or creating sub problems from the main problem and creating modules to solve the sub problems, और वो भी ऐसा सोच के बनाया जाता है कि कुछ चीजें इंडिपेंडेंटली भी हो। तो हम लोग जब मॉड्यूल्स क्रिएट कर रहे हैं तो वी कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि एक मॉड्यूल का जो डेटा है वो दूसरे मॉड्यूल को यूज करने के लिए डिपेंडेंट ना हो। So the second module should not depend on the data produced by the first module. खैर ऐसा तो हमेशा नहीं होता because the data has to pass between the modules. लेकिन in some cases we can observe that some set of modules do not need any data coming from some set of modules. So that happens. So those modules are very important. Why? Because those modules can be executed in parallel. So when it comes to parallel processing, the speed of execution increases many folds. That's why parallel modules are better than sequential modules. तो जब हम डिजाइन क्रिएट करते हैं तो मॉड्यूलराइजेशन में ये हम ऑब्जर्व करते हैं कि what are the tasks which can be carried out independently and create those modules that can carry out those tasks and put them in parallel execution manner. So some modules will be executed sequentially and some modules will be executed parallelly. So those modules which are getting executed parallelly will generate results faster, much faster, will execute much faster than sequential modules. So modularization का मतलब ही यही है कि to identify or to design the modules in such a way that parallel processing is possible. खैर ये हमेशा पॉसिबल भी नहीं होता लेकिन डजेंट मैटर, कोशिश जरूर करते हैं इसके लिए। तो मॉड्यूल्स और मॉड्यूलराइजेशन क्राइटेरिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंकरेंसी, जिसको अभी मैं कह रहा हूँ पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और ये आपको ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में मिल ही जाएगा। तो कंकरेंसी का क्या मतलब होता है? द कैपेबिलिटी of the software to execute more than one part of the code in parallel to each other. So software design has to understand, while designing the software, we have to understand that concurrency has to be implemented. And the modules are to be created in such a way or splitted in such a way that they can be executed in parallel manner. So example क्या है? The spell check feature in word processors. आप जब वर्ड प्रोसेसिंग जैसे MS वर्ड यूज कर रहे हैं, बाई चांस अगर MS वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप टाइप भी करते जाइए, वो टाइपिंग भी होता रहता है। ऐसा नहीं होता कि टाइपिंग नहीं हो रहा और वो जो है उसका स्पेलिंग चेक कर रहा है। एज सून एज यू टाइप अ वर्ड एंड प्रेस स्पेस, इट चेक्स इट and your typing goes on, it doesn't stop. So the word processor is doing its job of letting you type on the word processor as well as it is checking the spellings that you are writing. So yes, feature जो है, it is a parallel processing feature because it doesn't need to wait. The spell check does not need to wait until you complete your typing of the entire paragraph. पूरा पैराग्राफ राइट करने से पहले ही वो एक एक वर्ड पे ही वो प्रोसेस करने लगता है। तो दिस इज ए पैरेलल प्रोसेसिंग टास्क, इसको कंकरेंसी बोलते हैं।
ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, जैसे आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर यूज़ करते होंगे, जैसे विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे आई यूज़ विंडोज़, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ कोई चीज़, और सर्चिंग में मैंने डाल दिया, और साथ में मैं जो है डी ड्राइव या ई ड्राइव में घूम रहा हूँ, आई एम ओपनिंग सम फाइल्स एंड एवरीथिंग, वो सर्चिंग चल रहा है पैरेलल। तो दैट इज कंकरेंसी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखेंगे जो पैरेलली चलता है। So that is the concurrency feature that has to be included because that makes systems faster and more efficient. So concurrency is what? Running the code in parallel. So this is one of the important modularization criteria. Next modularization criteria is cohesion. Cohesion क्या होता है? Cohesion जो है, it is कहना चाहिए कि कोई चीज एकदम से जुड़ी रहे एक साथ, उसको कोहेशन बोलते हैं, कोहेसिव बोलते हैं। एक दूसरे के साथ जुड़े रहने को कोहेशन कहते हैं। So cohesion is a degree of interrelatedness of internal parts of a module. तो एक मॉड्यूल के अंदर में कोहेशन क्या मतलब होगा? जो स्टेटमेंट्स आप यूज कर रहे हैं किसी भी मॉड्यूल के अंदर, ठीक, मॉड्यूल में जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? प्रोग्राम स्टेटमेंट्स का मतलब है जो एक्टिविटीज। So the activities that you are performing inside a module should be closely interrelated to each other. That is known as cohesion. Okay? So all the statements are intended for completing a particular purpose. अगर ऐसा है तो इसका मतलब कोहेशन है आपके सिस्टम में, आपके मॉड्यूल के अंदर। तो मॉड्यूल के अंदर कोहेशन होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जितना ज्यादा कोहेशन होगा उतना अच्छा है। तो ग्रेटर द कोहेशन द बेटर इज द प्रोग्राम डिजाइन। तो जो एक से फॉर एग्जांपल आपने एक मॉड्यूल बनाया है एंड दैट मॉड्यूल calculates marks, that module uses the printer also or doing something else other than printing the marks, तो ये कोहेशन नहीं हुआ। कोहेशन कब होगा? कि आपने मॉड्यूल बनाया तो कैलकुलेट मार्क्स, उसमें स्टेटमेंट्स बनाए जो कैलकुलेट मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं, इनपुट लेना मार्क्स का, उसको एवरेज परसेंटेज ये सब कैलकुलेट करना और उस मार्क्स को प्रिंट कर देना। तो ये सब स्टेप्स जो अभी मैंने जो बताया दे आर कोहेसिव, मतलब इंटर रिलेटेड है। लेकिन ऐसा अगर आपने स्टेप्स बनाया है कि मार्क्स इनपुट हो रहा है, एवरेज कैलकुलेट हुआ, लेकिन प्रिंट हो रहा है नेम ऑफ द स्टूडेंट या नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो ये कोहेशन नहीं हुआ। सम अनरिलेटेड टास्क आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड, तो सही नहीं है। तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे अभी एग्जाम्पल है कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जीपीए ग्रेड पॉइंट एवरेज कैलकुलेट करने का कोई मॉड्यूल है। तो जीपीए मॉड्यूल इज देयर which calculates the GPA for the students. So the tasks like print student record, calculate cumulative GPA, print cumulative GPA, all these are interrelated tasks and they actually form the main task of GPA analysis. इससे मतलब अगर मैंने एक मॉड्यूल बनाया है जो जीपीए मॉड्यूल है, जो ये सभी टास्क करता है, कैलकुलेट स्टूडेंट जीपीए, प्रिंट स्टूडेंट रिकॉर्ड, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव जीपीए, प्रिंट क्यूमुलेटिव जीपीए, सभी चीजें अगर एक ही मॉड्यूल के अंदर हो रही हैं, देन वी से दैट द मॉड्यूल इज कोहेसिव। सभी एक्टिविटीज एक ही मॉड्यूल में हो रही हैं, तो ये हो गया कोहेशन। इंटर रिलेटेड होना चाहिए, द एक्टिविटी शुड बी इंटर रिलेटेड एंड शुड कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क, शुड बी गोल ओरिएंटेड। एक सिंगल गोल को अचीव करने के लिए अगर आपने कुछ स्टेप्स डाले हैं, तो दैट इज कोहेसिव स्टेप्स। So the goal should be same, for ultimate goal should be same. So this is the cohesion. ये बहुत important criteria होता है and this is a necessary criteria. It should be there for a good program design.
नेक्स्ट जो क्राइटेरिया होता है कपलिंग, ये कपलिंग बहुत ही क्रिटिकल क्राइटेरिया होता है. इट इज नथिंग बट ए मेजर ऑफ इंटरडिपेंडेबिलिटी अमॉन्ग द मॉड्यूल्स. इंटरडिपेंडेबिलिटी मतलब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है. अभी कब कंडीशन आएगा? व्हेन दिस कंडीशन विल बी देयर, व्हेन देयर इज ए सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन. So one module depends upon the output generated by some other module. After the output is being generated, the next module can execute and go further. तो इसको कपलिंग बोला जाता है. कुछ मॉड्यूल्स ऐसे भी रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अपन ने जीपीए वाला एग्जांपल दिया था, इसमें जो यूजर का, जो स्टूडेंट का जी पॉइंट्स, जो उसके सब्जेक्ट मार्क्स हैं, उसको इनपुट लेना, वो अगर एक मॉड्यूल में है, सब मॉड्यूल में है. फिर प्रिंट द स्टूडेंट रिकॉर्ड एक दूसरे मॉड्यूल में है. कैलकुलेट क्यूमुलेटिव जीपीए तीसरे मॉड्यूल में है. प्रिंट क्यूमुलेटिव जीपीए एक चौथे मॉड्यूल में है. तो ये क्या हो गया, अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया अपन ने. प्रॉब्लम तो डिवाइड हो गया, सब मॉड्यूल्स में प्रॉब्लम डिवाइड जरूर हो गया, अच्छी बात है. लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि एवरी मॉड्यूल इज इंटरकनेक्टेड. अगर एक भी मॉड्यूल बीच में से खराब हो जाए तो ये इंटरकनेक्शन बिगड़ जाएगा. तो दिस इज नोन एज कपलिंग. कपलिंग अच्छा नहीं माना जाता. So the goal of program या software design is to reduce coupling and enhance cohesion. But एक बहुत बड़ा कैच इसमें ये है कि आप अगर कपलिंग को रिड्यूस करना शुरू करें और कोहेशन बढ़ाना शुरू करें, तो आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एक सिंगल मॉड्यूल में उतर के आ जाएगा. वो भी गलत है, क्योंकि पूरे मॉड्यूल को, से फॉर एग्जांपल आपके पास जब आप उसको बनाएंगे, से मैं कोडिंग लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ, कि अगर आप उसको बनाना शुरू करें और डिजाइन में ऐसा है कि पूरा कोहेसिव है, पूरा एक सिंगल मॉड्यूल में पूरा सॉफ्टवेयर बन गया और सॉफ्टवेयर की डिजाइन है, तो से फॉर एग्जांपल 5 लाख 10 लाख लाइन्स ऑफ कोड है, तो एक सिंगल मॉड्यूल में आ जाएगा. अब आप इमेजिन करके देखिए, कोहेशन तो है, बहुत अच्छा कोहेशन है, सब इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, सभी एक सिंगल मॉड्यूल में, लेकिन 10 लाख लाइन ऑफ कोड बन गए. 10 लाख लाइन्स ऑफ कोड में से अगर कोई एरर आ जाए, तो इमेजिन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द एरर, और उसको चेंज जब आप करेंगे तो उसका जो साइड इफेक्ट क्रिएट होगा वो कितने दूर तक जाएगा, उसको कैलकुलेट करते करते आप परेशान हो जाएंगे. तो कोहेशन बहुत ज़्यादा हो तो भी जो है हम अच्छा डिज़ाइन अचीव नहीं कर सकते. कपलिंग ज़्यादा हो तो भी हम अच्छा डिज़ाइन, कपलिंग का मतलब क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना दिया आपने, 10 लाख लाइन्स ऑफ कोड है और आपके पास 1 लाख मॉड्यूल्स आपने बना दिए जो सब में जो है 10-10 लाइन्स ऑफ कोड है, तो वो भी गलत हो गया, क्योंकि 10, आप जो है 1 लाख मॉड्यूल्स को कैसे मैनेज करेंगे. कपलिंग हाई हो गया. तो हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन कोहेशन एंड कपलिंग. दोनों में बैलेंस आना चाहिए. ना तो बहुत, मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा कोहेशन भी कर ले अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर वो ये कि आपके जो है आइडेंटिफिकेशन में, पिन पॉइंटिंग ऑफ एरर्स में दिक्कत आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगा. और बहुत ज़्यादा कपलिंग कर देंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल बढ़ जाएगा. तो हमको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है. तो वी नीड टू स्ट्राइक ए बैलेंस, सो दैट हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस, कि डिज़ाइन में ही ऐसा कर दो कि कपलिंग और कोहेशन मिक्स्ड रहे, इसमें कोहेशन ज़्यादा रहे और कपलिंग थोड़ा सा कम रहे. तो लोअर कपलिंग इज बेटर. तो कपलिंग में एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि चेंजेस परफॉर्म्ड इन वन मॉड्यूल रिक्वायर्स चेंजेस टू बी परफॉर्म्ड इन अनदर मॉड्यूल. ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कपलिंग का, इसलिए इसको हम लोग अवॉइड करते हैं. बाकी इसको कोई दिक्कत नहीं है. तो ये हो गया अबाउट कोहेशन एंड कपलिंग. दिस आर द मॉड्यूलराइजेशन क्राइटेरिया. सर एडवांटेजेस अभी हम, हाँ बोलिए. सर कपलिंग के एग्जांपल को फिर से बताइएगा तो. हाँ, कपलिंग का एग्जांपल देखिए, मैं अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ. एग्जांपल देख रहे हैं, नीचे दिख रहा है. यस सर. हाँ, तो इसमें जो है वी हैड ऑलरेडी कंसिडर्ड दिस जीपीए एग्जांपल इन कोहेशन आल्सो. उसमें क्या था कि अगर जीपीए का मॉड्यूल हम बना रहे हैं, अगर उसमें प्रिंट स्टूडेंट रिकॉर्ड, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव जीपीए,
प्रिंट क्यूमुलेटिव जीपीए, अगर ये सेम मॉड्यूल के अंदर है, एक ही मॉड्यूल है जीपीए मॉड्यूल, तो वो कोहेशन हो गया, क्योंकि इंटर रिलेटेड टास्क हैं, है ना। और लेकिन अगर मैं सोच लो कि एक जीपीए मेन मॉड्यूल मैंने बनाया और उसमें सब मॉड्यूल्स बना दिए, प्रिंट स्टूडेंट रिकॉर्ड एक फंक्शन बना दिया, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव जीपीए एक और फंक्शन बना दिया, प्रिंट क्यूमुलेटिव जीपीए एक और फंक्शन, मतलब 3 फंक्शंस मैंने बना दिए, तीनों फंक्शन को मिला के एक जीपीए फंक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम कपलिंग बोल देंगे। तो अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग जो है, अगर आप जैसे सी में प्रोग्रामिंग किए हैं तो आपको आइडिया होगा, पाइथन में सी में स्पेशली अगर प्रोग्रामिंग किए होंगे तो आपको पता होगा कि फंक्शंस बनाते हैं हम लोग, इसमें कोड डालते हैं। तो एक फंक्शन अपन ने बनाया प्रिंट स्टूडेंट रिकॉर्ड का, जिसमें स्टूडेंट रिकॉर्ड प्रिंट करने का कोड है। एक फंक्शन बनाया क्यूमुलेटिव जीपीए कैलकुलेट करने का, जिसमें लाइंस ऑफ कोड है जो क्यूमुलेटिव जीपीए कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक प्रिंट क्यूमुलेटिव जीपीए बना रहे हैं जो प्रिंट करेगा। अब इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर अलग अलग फंक्शन हमने बनाए हैं तो प्रिंट क्यूमुलेटिव जीपीए जो फंक्शन है हैज टू वेट और क्यूमुलेटिव जीपीए फंक्शन टू कंप्लीट। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो प्रिंट कहां से करेगा? तो द डेटा हैज टू कम फ्रॉम क्यूमुलेटिव जीपीए, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव जीपीए फंक्शन। उससे जब डेटा आएगा तब प्रिंट क्यूमुलेटिव जीपीए आगे बढ़ सकता है। तो दिस इज कपलिंग, ये सिचुएशन को हम कपलिंग कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं, अगर ये कोहेशन होता तो क्या होता कि हम कैलकुलेट क्यूमुलेटिव का जो कोड है और प्रिंट क्यूमुलेटिव का जो कोड है एक ही मॉड्यूल के अंदर रख देते, तो जैसे वो मॉड्यूल एग्जीक्यूट हुआ तो कैलकुलेट भी हो जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा, तो हो गया कोहेशन। ठीक, तो कोहेशन में क्या करते हैं हम लोग, इकट्ठा करते हैं जो इंटर रिलेटेड या इंटर डिपेंडेंट टास्क होते हैं ना, उसको हम लोग इकट्ठा एक ही मॉड्यूल में डाल देते हैं, एक ही फंक्शन के अंदर उसकी कोडिंग कर देते हैं। और कपलिंग में क्या करते हैं, उसी कोडिंग को अलग अलग सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ये क्यों हम प्रोसेस को करेंगे, इस प्रोसेस को हम इसलिए करते हैं कि हम देखते हैं कि कपलिंग करने से ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगा कि कोहेशन करने से। अब यहाँ पे ऑब्जर्व ये किया जाता है कि कोहेशन रहने से वो बेटर परफॉर्म करता है हमेशा, कपलिंग रहने से थोड़ा सा डिले बढ़ जाता है, लेकिन प्रोग्राम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर प्रिंट क्यूमुलेटिव जीपीए जो है, इसको आप जो है मैनिपुलेट करेंगे तो कैलकुलेट क्यूमुलेटिव जीपीए फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा अगर ये कपलिंग में है। लेकिन अगर जीपीए करके हम लोग ने एक सिंगल मॉड्यूल बनाया है तो प्रिंट क्यूमुलेटिव जीपीए में चेंज हो रहा है, इसका मतलब जीपीए फंक्शन में चेंज हो रहा है, मतलब जीपीए मॉड्यूल के अंदर ही चेंजेस, मतलब जब एंटायर मॉड्यूल इज गेटिंग चेंज। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा इमेजिनेटिव वे में सोचना पड़ता है, और कोशिश करते हैं कि कपलिंग कम हो, कोहेशन ज़्यादा हो, उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, एक्चुअली स्पीड बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी कपलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज द way in which the coupling and cohesion are introduced in the design concepts. ठीक है, यस सर। ओके। तो नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है, अभी अपन ने वही एडवांटेजेस को देख रहे थे, अलग अलग वर्ड यूज कर रहे थे, कपलिंग कोहेशन वगैरह, वो इसी को मैंने बताया। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला एडवांटेज है द मॉड्यूल्स आर स्मॉलर, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में आप पूरे सिस्टम को बना सकते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप जो है बहुत सारे फंक्शंस को डायनेमिकली ऐड या रिमूव कर सकते हैं, मॉड्यूल्स बना दीजिए, मॉड्यूल को ऐड कर दीजिए, जैसे प्लगिंग सिस्टम होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम मॉड्यूल्स बनाते हैं तो द इंटरफेसेस ऑफ द मॉड्यूल्स एक्ट एज प्लग्स दैट कैन प्लग इन टू ईच अदर, ऐसा ही डिज़ाइन बनाया जाता है। तो मुझे अगर तो से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 फंक्शनैलिटी है, मैंने 10 फंक्शनैलिटी का 10 मॉड्यूल्स बना दिया और एक दूसरे के साथ प्लग इन करके रखा है, एंड द एंटायर 10 मॉड्यूल्स क्रिएट द एंटायर सिस्टम। अब मुझे चाहिए कि एक एक्स्ट्रा उसमें फंक्शनैलिटी डालना है, तो मैं एक एक्स्ट्रा एक मॉड्यूल बनाऊंगा जिस फंक्शनैलिटी, जैसे 11th फंक्शनैलिटी मैंने उसमें ऐड किया मॉड्यूल में, और उसको मैंने मेन सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ प्लग इन कर दिया, तो मेरा उसमें फंक्शनैलिटी ऐड हो गया, मेरे को पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम को चेंज नहीं करना पड़ा। वैसे ही अगर सोच लीजिए मुझे जो है 9th या सोच लीजिए 6th जो फंक्शनैलिटी था उसको नहीं देना, आई वांट टू रिड्यूस इट, ऐसा कभी कभी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने सॉफ्टवेयर बनाया, तो जिसने ज़्यादा पैसा दिया है उसको 10 फंक्शनैलिटी मिलेगा, जिसने कम पैसा दिया है उसको 5 फंक्शनैलिटी मिलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट तो मेरा पूरा बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, जो कम पैसा दे रहा है उसमें मैं 5 मॉड्यूल्स हटा दूंगा, तो मुझे अनप्लग करना पड़ेगा।
तो अनप्लग कर देंगे, 5 मॉड्यूल्स हटा देंगे, और जो पूरे पैसे दे रहा है उसको हम जो है 10 मॉड्यूल्स को प्लग इन करके दे देंगे। तो ये मॉड्यूल्स बनाने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि हम मॉड्यूल्स मतलब फंक्शनैलिटी, तो फंक्शनैलिटी को हम डायनेमिकली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, कपलिंग को हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा डिजाइन ध्यान देके कोहेशन को बढ़ा सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हाइडिंग, डेटा हाइडिंग जिसको सिक्योरिटी है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो अभी तक अपन ने पढ़ते आए हैं, सभी एडवांटेजेस उसमें हैं। तो अ, जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, सिस्टम को रोबस्ट बना सकते हैं। तो दीज आर द वेरी मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलराइजेशन। तो दीज आर द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स से आप थोड़ा नोट कर लें, दैट आर डिस्प्लेड, कि आपको काम आएगा टू राइट द आंसर्स। So these are the advantages of modularization. So any questions related to this particular slide? ठीक, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मॉड्यूलराइजेशन अभी तक अपने जो देखा है वो अबाउट मॉड्यूलराइजेशन देखा है। मॉड्यूलराइजेशन क्राइटेरिया क्या होता है, व्हाट आर मॉड्यूल्स, एंड व्हाट इज कोहेशन, कपलिंग, एंड हाउ द डिजाइंस आर टू बी क्रिएटेड फॉर क्रिएटिंग मॉड्यूल्स, उसका गाइडलाइंस अपने देखा है। ठीक, तो नेक्स्ट जो टॉपिक इसके बाद आएगा, डिजाइन नोटेशन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक मैं बेसिक चीजें बता देता हूँ डिजाइन नोटेशन के बारे में। हमें अभी तक तो हम डिस्कस कर रहे थे, तो सभी डिजाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक, तो डिजाइन में कुछ नोटेशन हम यूज करते हैं जब हम डिजाइन क्रिएट करते हैं। वैसे तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर डिज़ाइन नोटेशंस के बारे में डिस्कशन करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें यूएमएल डायग्राम्स का एक बहुत बड़ा एक पोर्शन आता है, तो बोलते हैं हम लोग यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम्स। तो वो आप डिटेल्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके एक आपका एसीपीएम करके एक सब्जेक्ट है, उसमें आप और बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाते वक्त, कॉलेज वाले प्रोजेक्ट बनाते वक्त, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो उनमें जो डिज़ाइन नोटेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ पहला है प्रोसीजर टेम्पलेट्स, दूसरा है सीडो कोड, तीसरा है फ्लो चार्ट्स, और चौथा है स्ट्रक्चर चार्ट्स। तो प्रोसीजर टेम्पलेट्स जो है वो जनरली सॉफ्टवेयर कंपनीज में हम यूज़ करते हैं, अपने आप छोटे सॉफ्टवेयर में तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सॉफ्टवेयर, वी डोंट यूज प्रोसीजर टेम्पलेट्स इन ट्रिवियल सॉफ्टवेयर, स्मॉल सॉफ्टवेयर। बट देन ऑल्सो जस्ट टू नो कि प्रोसीजर टेम्पलेट क्या होता है, कि एक डॉक्यूमेंट होता है एक्चुअली ये, एंड दैट डॉक्यूमेंट कंटेन्स द मेन पार्ट्स ऑलरेडी डिफाइंड, जैसे प्रोसीजर का नेम क्या होगा, उसका उसका एक्टिविटी क्या होगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रोसीजर वगैरह वगैरह। और जो प्रोसीजर का जो डिज़ाइन है वो पार्ट फिल इन द ब्लैंक जैसे रहता है, वैसे एम्प्टी रहता है। जो जो डिज़ाइनर होता है वो डिज़ाइन वाले पार्ट में फिलअप करता है प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर मतलब मॉड्यूल, एक्चुअली प्रोसीजर का मतलब है मॉड्यूल। अब इसको हम जो है कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, कि ये प्रोसीजर टेम्पलेट को देख के जो कोडिंग टीम है उसको समझ जाए और कोडिंग प्रॉपरली कर सके। तो प्रोसीजर टेम्पलेट में कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें रहती हैं जो कांस्टेंट रहती है, मतलब प्रीवियस स्टेज से हम होते हुए आ रहे हैं, तो नेचुरली मॉड्यूल का नाम डिसाइड हो चुका है, वो चेंज नहीं होगा। मॉड्यूल क्या करने वाला है, एम ऑफ द मॉड्यूल वो डिसाइडेड है, वो क्या करने वाला है। लेकिन जब हम आते हैं प्रोसीजर टेम्पलेट में, तो वो सब चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है, जिसको हम बोलते हैं बेंचमार्क। जो ऑलरेडी डिसाइडेड है उसको चेंज नहीं करना है। और उसके बाद जो डिज़ाइन वाला पार्ट है, जिसमें कि स्टेप्स बताने हैं, कि स्यूडो कोड डालना है, फ्लो चार्ट डालना है, स्ट्रक्चर चार्ट डालना है, वो डिसाइड होता है इन द प्रोसेस। तो वो वेरिएबल पार्ट है, मतलब उसको एम्प्टी छोड़ दिया जाता है, जैसे फिलअप्स में एम्प्टी छोड़ते हैं। तो वो डिज़ाइनर क्या करते हैं कि स्यूडो कोड, फ्लो चार्ट वगैरह उसमें डालते हैं। तो उसको वो जो फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट में इस चीज़ को पूरा पूरा बनाया जाए, ये डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर टेम्पलेट।
स्यूडो कोड क्या होता है? स्यूडो कोड जो है सिंपल इंग्लिश में अगर हम अपने प्रोसेस को लिख दें, जैसे मुझे चाय बनाना है, चाय बनाने का स्यूडो कोड आप कैसे लिखेंगे? गेट टी, गेट टी लीव्स, गेट वाटर, गेट मिल्क, गेट अ टी पैन, गेट अ स्टोव, ये सब आपने लिखा। उसके बाद बोला पुट द वाटर, से मैं बहुत ही सिंपली वे में बता रहा हूँ, जैसे पुट द वाटर, मिल्क, शुगर inside the pan and put the pan on the stove and light on the stove and light the stove for 5 minutes and stop the stove. ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, दिस इज स्यूडो कोड, सिंपल इंग्लिश में बता रहा हूँ। एंड दिस स्यूडो कोड इज यूज्ड, ऐसे ही यूज होता है, मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम बताते हैं कि करना क्या है। फ्लो चार्ट्स में क्या करते हैं, उसी स्यूडो कोड को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें क्या होता है, कंट्रोल फ्लो बताते हैं, कंट्रोल फ्लो। क्योंकि हम प्रोग्रामिंग में आ गए हैं, तो प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि द फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ से कहाँ जाएगा, उसमें कंडीशन चेकिंग कहाँ होगा, लूपिंग स्ट्रक्चर्स कहाँ रहेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। विल डिस्कस देम इन लेटर, इन डिटेल्स लेटर। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर्ड चार्ट। उसी स्यूडो कोड का स्ट्रक्चर चार्ट भी बनाते हैं। स्ट्रक्चर चार्ट जनरली क्या होता है, इट इज़ ए हायरार्कियल स्ट्रक्चर जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर देते हैं। ये मॉड्यूलर डिजाइन पे ही आता है कि कौन सा मॉड्यूल क्या करेगा और माइक्रो लेवल में क्या करेगा और माइक्रो लेवल में क्या करेगा। ये पूरा डिटेल में बताते हैं कि हर मॉड्यूल का ऊपर से नीचे, मतलब पूरा बोलना चाहिए एक ब्लूप्रिंट दिखा देते हैं, पूरा टू द माइन्यूटेस्ट लेवल पूरा ब्लूप्रिंट बताते हैं कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पूरा पूरा क्या काम करने वाला है 100%। ठीक है, जिसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ना रहे, सो दैट द कोडिंग टीम डज नॉट गेट कंफ्यूज कि मुझे ये करना है कि नहीं करना। द कोडिंग टीम विल 100% विल बी श्योर कि हाँ मुझे यही काम करना है। तो स्ट्रक्चर चार्ट से वो चीज़ पता लग जाती है, स्यूडो कोड से, फ्लो चार्ट से, ये तीनों चीज़ों से इस चीज़ का पता लग जाता है। ठीक, सो दिस वी विल डिस्कस लेटर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी तक जितना भी हुआ है सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस बारे में अभी अब जो डिस्कस हुआ है? एनी क्वेश्चन?